Hello students, good morning. Today now I am going to explain you chapter number 6, remaining part of the chapter 6. हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ कंबशन, कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लैम्स वगैरह. ये पर अब आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फ्यूल. फ्यूल क्या है. एक्चुअली आप जानते ही हो फ्यूल क्या होता है. फ्यूल वो चीज़ होती है जो बर्न होके हीट वगैरह देती है, जिससे कोई भी चीज़ रन होती है, इस तरह से एनर्जी निकलती है जिससे. रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ईटीसी. दिस सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल. इन सब सब्सटेंसेज को हम फ्यूल कहते हैं, जिससे जो सोर्स हमको हीट एनर्जी देते हैं. डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इन सब में चारकोल, वुड, पेट्रोल, केरोसिन ये सब फ्यूल के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं. These substances are called fuel. A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. It means यहाँ पे क्या है, अच्छा फ्यूल कौन सा होता है, इसकी क्वालिटी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे फ्यूल की. तो अच्छा फ्यूल सबसे पहले सस्ता होना चाहिए, आराम से बर्न हो ऐसा होना चाहिए, और उसका आराम से मतलब यानी कि कम से कम अच्छे से जल सके एयर में. इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इसके अलावा बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करें. इसके अलावा जो मैंने बोलते हैं ना बहुत सारे फ्यूल क्या है, बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं. तो यानी कि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस नहीं होना चाहिए फ्यूल में. तो कम से कम पोल्यूशन फैलाए ऐसा फ्यूल होना चाहिए. वही फ्यूल हमारा आइडियल या गुड फ्यूल माना जाएगा. देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारी क्वालिटी एक साथ प्रेजेंट हो ऐसा फ्यूल मुश्किल से नहीं के बराबर मिलता है. कोई हल्का सा कुछ ना कुछ कमी रहती है, या थोड़ा बहुत तो इनमें होता ही, थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होएगी. ऐसा नहीं कि बिल्कुल पोल्यूशन हो ही नहीं, ऐसा कुछ तो ऐसा कोई फ्यूल नहीं होता है. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल. अब हम आइडियल फ्यूल किसको बोलेंगे, विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर यूज. तो अब यहाँ पे इनमें से मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो आइडियल फ्यूल के लिए चाहिए, सस्ता वगैरह होना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल ये ज़्यादा से ज़्यादा इन सबको फुलफिल करेगा, तो वही फ्यूल हमारा आइडियल फ्यूल कहलाएगा. फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट. फ्यूल अलग अलग कॉस्ट का होता है. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. कुछ फ्यूल दूसरे से सस्ते होते हैं. अब यहाँ पे क्या करना है, मेक अ लिस्ट फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स. यहाँ पे टेबल में आपको सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल नीचे आपको टेबल में मेंशन करने हैं. जैसे कि यहाँ सॉलिड फ्यूल में कॉल है, चारकोल है. इसके अलावा सॉलिड में आप देख सकते हैं जो वुड है. तो ये सारे फ्यूल सॉलिड फ्यूल में आएंगे. फिर यहाँ लिक्विड फ्यूल में 3 एग्जांपल दे सकते हैं. कैरोसिन ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है. तो ये सारे हमारे लिक्विड फ्यूल हुए. इसी तरह आप गैसेस फ्यूल के भी एग्जांपल्स दे सकते हैं. यहाँ पे नेचुरल गैस है, एलपीजी गैस है और सीएनजी. तो ये सारे गैसेस फ्यूल हुए. तो अलग अलग फॉर्म में और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, लिक्विड के हैं और भी सॉलिड के भी और भी एग्जांपल्स हैं. तो आप दे सकते हैं इस तरह से. तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको समझाया अभी. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी. एक्चुअली एफिशिएंसी यानी कि वो कितनी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, उसको उसकी फ्यूल एफिशिएंसी माना जाता है, अमाउंट ऑफ हीट इसकी. सपोज यू वर आस्क्ड टू boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as a fuel. ये आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें क्या करेंगे, आप एक बाउल में पानी लेंगे और उसको गर्म करने की कोशिश करेंगे. तो आप पहले काऊ डंग से या बाद में कोल से, एलपीजी से, इस अलग अलग फ्यूल से आप उसको गर्म करेंगे. विच फ्यूल वुड यू प्रिफर. इसमें से आप कौन सा फ्यूल लेंगे वैसे, तो आपको कौन सा लेना चाहिए. एक्चुअली यहाँ पे एलपीजी लेंगे तो फटाफट हो जाएगा. गिव यूर रीजन, फिर आपका रीजन देना है. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. अब आपको यहाँ पे मम्मी की हेल्प लेके पता कर सकते हो कि क्या यहाँ पे तीनों फ्यूल सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं
कि मतलब पानी किस में जल्दी गर्म हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा हीट देता है। ज़्यादा हीट देगा तो जल्दी से इसका वाटर गर्म हो जाएगा उससे गर्म करने पर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अब यहाँ पे है फ्यूल एफिशिएंसी को दिखाया गया है कि फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली होती क्या है, इसको कैलोरिक वैल्यू में मापा जाता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिक वैल्यू। तो कैलोरिक वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी तरह का फ्यूल लो आप, 1 kg फ्यूल आप गर्म करो, उससे कितनी हीट एनर्जी निकलती है, तो वो उसका होगा कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट। एक यूनिट होती है इसकी, कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने की एक यूनिट होती है जिसको हम किलो कैलोरी जूल बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ होगा किलो, यहाँ दिया है एक्चुअली, कॉल्ड किलो जूल पर केजी। केजी ये नीचे दिखाया गया है, किलो जूल पर केजी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। मतलब फ्यूल की, किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर केजी में हम माप सकते हैं। तो यहाँ कुछ फ्यूल्स दिए हैं टेबल 6.4 में, और उन सब की कैलोरीफिक वैल्यू दी है किलो जूल पर केजी में। सबसे पहले काउडंग केक की दिए 6,000 से 8,000, वुड का 17 से 22,000, कॉल का 25 से 33,000, पेट्रोल का 45,000, केरोसिन का 45,000, केरोसिन डीजल इन सब तीनों का 45,000 से। फिर है मीथेन और सीएनजी दोनों का है 50,000। फिर एलपीजी आप देख सकते हैं 55,000 से। फिर बायोगैस का 35,000 से 40,000 से। फिर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे 1,50,000 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये बहुत ज़्यादा हीट देता है। अब ये बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे, जो फ्यूल की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल, यहाँ पे जो कोई भी चीज़ अगर बर्न होगी फ्यूल, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ बिहाइंड कुछ प्रोडक्ट निकलेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा तो ज़्यादा इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा। फर्स्ट है कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory diseases such as asthma. तो यहाँ पे जो फ्यूल की वजह से जो जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये इनकी वजह से जो कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, काला आप देखते हैं कि पेट्रोल जलाने से काला काला धुआं रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं, उसकी वजह से अस्थमा जैसी डिजीज हो जाती है लोगों को। तो आप लोग देखते हैं कई बार खांस रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, तो ये इस वजह से होता है। इन्वायरमेंट पे इस तरह से पोल्यूटेड घूमते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो श्वास के थ्रू अंदर जाने की वजह से उनको ये डिजीजेस होती है, लंग्स से रिलेटेड डिजीजेस सारी। यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। पहले वुड और ये ज़्यादा वुड को ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कॉल एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी। लेकिन आजकल यहाँ पे कॉल और एलपीजी यूज में लिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ गांव ऐसे भी है अभी भी जो रूरल एरियाज है, हाउ मेनी रूरल पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज अ वुड, वो अभी तक वुड को यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, क्योंकि ये लकड़ी सस्ती मिल जाती है और आसानी से मिल जाती है। हाउ एवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पे इस तरह से लकड़ी अगर कंटिन्यू जलाते हैं तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यह रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ, और इसके अलावा क्या है, ट्रीज जो लकड़ी कटती है एक्चुअली ट्रीज की होती है, तो ट्रीज कट रहे यानी कि ट्री की मात्रा भी कम हो रही है। हमारे इन्वायरमेंट में ट्री कम होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल।
अगर इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है तो जो बहुत सारे सब्सटेंस हमको मिलते हैं ट्री से वो सारे खत्म हो जाएंगे। मोर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ कंटिन्यू काटते रहे तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, उसको डिफॉरेस्टेशन बोल देते हैं, यानी कि वहाँ ट्री वगैरह खत्म हो जाना, विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एज यू लर्न इन क्लास 7। क्लास 7 में आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनकम्प्लीट कंबशन एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है कंटिन्यू। इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, यह बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होती है तो वो भी बहुत पॉइजनस होती है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। अगर बंद रूम में कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और सोते हुए इंसान को भी एक बार उसको भी मौत के घाट सुला सकती है, अगर बंद कमरे में कार्बन अगर जलता रहा कोयल वगैरह तो कोयला। तो अब ये थर्ड पॉइंट है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट इंक्रीजिंग concentration of carbon dioxide in the air it believes to cause global warming। तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जब भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग को करता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की खतरा हमको बढ़ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारे एटमॉस्फेयर का तो वहाँ पे क्या होता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो पोलर रीजन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे क्या है, आइस जमे हुए हैं, आइस के बड़े बड़े ग्लेशियर्स है। तो पोलर रीजन के आइस टेम्परेचर अगर अर्थ पे बढ़ा तो वो क्या होगा, मेल्ट होंगे। पोलर रीजन का जो आइस मेल्ट होगा और मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, वो सारा पानी समुद्र में जाएगा सी लेवल में, तो जो हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ की जो आजू बाजू जो कोस्टल एरिया है वो पानी में डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, यानी कि हमारा लैंड एरिया थोड़ा कम हो जाएगा। कॉजिंग फ्लड्स, इसकी वजह से क्या होती है कि जो कोस्टल एरिया में वहाँ पे बाढ़ आती है, जैसे सुनामी वगैरह सुना ही होगा नाम में आपने, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण ऐसा होता है। तो कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। पूरे वो अंडर वाटर के अंदर पूरे सबमर्ज हो जाते हैं, यानी कि पूरे पानी में डूब जाते हैं, वहाँ पे पानी आ जाता है, जो कोस्टल एरिया होता है वो पूरा कट जाता है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो इस तरह से टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता रहा तो हमारी अर्थ को खतरा है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। तो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल्स, कोल और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटेड एंड कॉरोसिव गैस। ये एक्चुअली ये गैस बहुत हमारे मतलब हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है इससे, अगर इस गैस की मात्रा ज़्यादा होती है जहाँ पे हम खड़े हैं, तो इस तरह के हमारे बॉडी में बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, सर में भारीपन होता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। मोर यूर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो गैसियस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की गैसियस ऑक्साइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है। यानी ऑक्साइड सारे जो है वो बहुत डेंजरस है, जैसे सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब ये क्या होता है, जब भी हमारे बारिश होती है तो हमारे हवा में ये घूम रहे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, दोनों हवा में तैर रहे होते हैं ऐसे के पार्टिकल्स। तो जब बारिश होती है तो ये बारिश में डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब बारिश का पानी ऊपर से गिर रहा है तो बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं तो डिजोल्व होने से जो पानी आता है हमारे पास रेन वाटर, डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। इस तरह से वो एसिड बनाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो आप समझ सकते हैं कि एसिड रेन का मीनिंग क्या है। एक्चुअली जो पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो क्या करते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं वो बारिश के पानी में, जो एटमॉस्फेयर में तैर रहे होते हैं पोल्यूटेंट, तो डिजोल्व होके जो एसिडिक फॉर्म में अर्थ पे गिरते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। जो फर्स्ट बारिश होती है तो बोलते हैं ना, फर्स्ट बारिश में नहाना नहीं चाहिए, स्किन खराब हो जाती है, बर्न हो जाती है, क्योंकि उसमें एसिड होता है बहुत ज़्यादा।
तो हमको फर्स्ट बार इसमें नहीं जाने दिया जाता है बाहर खुले में। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल है, बिल्डिंग्स एंड सॉइल, क्योंकि अगर बिल्डिंग क्रॉप्स सब पे गिरेंगे, एसिड गिरेगा तो वो खत्म हो जाएंगी, बिल्डिंग्स पे गिरेंगे तो उसका मार्बल वगैरह जो भी है उनके कलर में इफेक्ट आएगा, प्लस मिट्टी जो है उसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इनको हार्म पहुंचाती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7, जो क्लास 7 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। एसिड, अगर एसिडिक सॉइल ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ये सब, और मार्बल खराब हो जाते हैं, ये आप 7th में पढ़ चुके हैं। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। एक्चुअली क्या है, CNG गैस जो नेचुरल कंप्रेस्ड गैस है वो बहुत ही कम मात्रा में हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज करती है, यानी कि ये इसको प्योर गैस मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पोल्यूटेंट तो ये भी रिलीज करती है, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत कम है, इसलिए इसको आइडियल फ्यूल भी मान सकते हैं। CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, इसलिए इसको क्लीनर फ्यूल कहा गया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं फ्यूल से कितने, फ्यूल को अच्छे से, मतलब फ्यूल का कंजप्शन कम से कम करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं करना चाहिए, और क्लीन फ्यूल यूज़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा। CNG LPG ये थोड़े क्लीन फ्यूल है, तो इनको यूज़ करना चाहिए लकड़ी वगैरह के स्थान पे। तो हमने हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हुआ। अब आपको पहले एक माइंड मैप प्रिपेयर करना है इस चैप्टर का, और उसके बाद होमवर्क करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।